हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आई थिंक आज का जो एग्जाम हुआ है आप लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया होगा उस एग्जाम में, और आगे भी ऐसे ही आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते रहोगे। तो जो आज का मेन एजेंडा है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो जो आज आपने जेएनबी नीट इनेबल 2 का एग्जाम, जो ऑल इंडिया एग्जाम हुआ था, आपने दिया है, उसका जो सॉल्यूशंस हैं आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो माय नेम इज संदीप दीक्षित। आई एम वर्किंग एज मास्टर टीचर इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ अवंती फेलोज। So on behalf of Avanti Fellows, I am here to discuss the chemistry part solutions of today's mock test. So let's start. So here two questions are written, question number 46 and question number 47. So let's discuss the question number 46. In this question, it is saying that the increasing order of ionic radii of the given isoelectronic species. So we all know that if we have some isoelectronic species, that means, as the name suggests, same number of electrons. तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है, क्या प्रोटॉन भी सेम होंगे? नहीं, एटम्स अलग अलग हैं, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो प्रोटॉन अलग अलग होंगे। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज अलग होगा। तो फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वी ऑल नो दैट एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस जो होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना बढ़ेगा, और उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, वो भी उतना बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का साइज स्मॉलर हो जाएगा। सो लार्जेस्ट साइज होने वाला है वो किसका होगा? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा। तो हियर यू कैन क्लियरली सी दैट वी हैव ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, और अगर हम बात करें हमारे क्लोरीन की, तो क्लोरीन का 17 होता है और सल्फर का 16 होता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, उसका एटॉमिक और आयोनिक साइज सबसे ज्यादा होने वाला है। So our answer will be, because we have to arrange the ionic radius in increasing order. The smallest one is calcium plus 2, then K plus, then Cl minus, then H2 minus. आई होप ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। So coming to our question number 47. In this question, it is saying that the maximum kinetic energy of photoelectrons ejected from a metal when it is radiated with a radiation of frequency, and frequency we have given, and also we have given with kinetic energy. Now we have to calculate the threshold frequency. So we all know that what that means। अगर हम बात करें तो हम जानते हैं इंसिडेंट रेडिएशन एच न्यू will be equal to threshold radiation plus kinetic energy. This is the main formula. Now we are discussing question number 47 basically. ठीक है? Now h nu, or we can clearly see that kinetic energy will be equal to h nu minus nu naught, that we know. Now we have given with kinetic energy is 6.63 into 10 to power minus 20 joules, and we all know that h is 6.63 into 10 to power minus 34, and we have given with frequency, incident frequency, that is 2 into 10 to power 14 minus threshold frequency. Now try to solve this. So here 6.63 cancel हो जाएगा इसके साथ में, तो we will get what it will be. You can clearly see that 10 to power minus 20 divided by 10 to power minus 34 will be equal to 2 into 10 to power 14 minus nu naught. This is the equation. On solving this equation, we will get here 10 to power minus, or it will be 10 to power 14 will be equal to 2 into 10 to power 14 minus nu naught. Nu naught will be equal to 2 into 10 to power 14 minus 10 to power 14. So nu naught will be equal to, that is 1 into 10 to power
14 हर्ट्ज सेकेंड इनवर्स। इज इट क्लियर? सो अवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने जो कैलकुलेट की है उसकी वैल्यू आ रही है 1 into 10 to power 14 सेकेंड इनवर्स। सो लेट्स टेक द ऑप्शंस। हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है जिसमें आपको दिया हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 1 into 10 to power 14 सेकेंड इनवर्स, दैट मींस अवर डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आई होप आपने काफी लोगों ने इन क्वेश्चंस को सही किया होगा। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, दैट इज 48 and 49. So let's discuss these questions. So in this question number 48, it is saying that arrange the elements in increasing order of atomic radius. So we have to arrange these atoms in atomic radius order. So atoms are given, you can clearly see Na, Rb, K, Mg. So we have given with sodium, rubidium, potassium and magnesium. So here you can clearly see that these three elements are from the same group, that is group number 1, and this is from the group number 2. So हम इनको अरेंज करते हैं। पहले तो सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम एंड रुबिडियम, दिस इज अवर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज अवर ग्रुप नंबर 2। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल अगर हम इसको अरेंज करें तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलने वाला है। ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2। तो अब आपको पता होगा जब हम रेडियस की बात करते हैं, इफ वी गो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, आपको पता होगा, और लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। दैट मींस यू कैन क्लियरली सी दैट mg का साइज na से स्मॉल होने वाला है। mg का साइज क्या होगा? mg का साइज जो हमारा होगा वो na से स्मॉल होगा। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे कि रुबिडियम सबसे बड़ा होगा, देन पोटेशियम होगा, देन सोडियम होगा, देन Mg होगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। यू कैन क्लियरली सी दैट, दैट मींस ऑप्शन इज we have to arrange this in increasing order. So for increasing order, if we check, so our option will be A, because Mg सबसे smaller, then sodium, then potassium, then rubidium. That means option number A is the correct answer. I hope आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। Now coming to the next question. Next question में क्या बोल रहा है? Based on the first law of thermodynamics, which one of the following is correct? So अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, 49 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो वी नो दैट डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। सो फर्स्ट वी विल चेक द ऑप्शन नंबर ए। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, बोला है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो हम जानते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए दैट मींस डेल्टा वी इक्वल टू 0, और डेल्टा वी अगर 0 होगा तो डब्ल्यू भी 0 होगा। दैट मींस डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। ओके, so we have to check which of the following is correct. That means this one is incorrect because here it is given that delta u equal to minus q. Now coming to second option, option number B, it is saying that adiabatic process, अगर हम adiabatic process की बात करें तो हमारा q की वैल्यू 0 हो जाएगी। That means delta u equal to w. This is also incorrect. Now coming to the C, क्या बोला है? आइसोथर्मल प्रोसेस, और हम सभी जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और अगर डेल्टा टी 0 होगा दैट मींस डेल्टा यू भी 0 होगा। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? Q विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नाउ कमिंग टू द डी, क्या बोला है? साइक्लिक प्रोसेस। तो हम सभी जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं उनका चेंज की अगर हम बात करें तो वो 0 होता है। दैट मींस यहाँ पे हमको क्लियर है कि जो हमारा डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि डेल्टा यू यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन का चेंज ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस हमेशा 0 होता है। दैट मींस Q will be equal to minus W. Here also it is given that Q equal to minus W. That means option D is the correct answer. सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान सिंपल से क्वेश्चन थे और आप लोग सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 50, इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट among the following which has the maximum number of molecules. So we have given with 4 options, we have to check which is having the maximum number of molecules. So we all know that maximum number of molecules के लिए हमको क्या चाहिए?
जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको ढूंढने हैं, सो ओनली वी हैव टू सर्च फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज जहां पे मोल्स ज्यादा होंगे, मैक्सिमम होंगे, वहां पे मॉलिक्यूल्स भी मैक्सिमम होने वाले हैं। नाउ अगर हम N2 की बात करें, N2 की बात करें, N2 में अगर हम मोल्स की बात करें, मोल्स ऑफ N2 की, तो यहाँ पे हमको 5 लीटर एसटीपी पे दिया हुआ है, और एसटीपी पे मोल्स हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम गिवन एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। नाउ अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, हमको यहाँ पे मोल्स ऑफ H2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास गिवन है डिवाइड बाय मोलर मास दैट इज 4, sorry, it's molar mass of H2 that is 2. Now coming to C, here also mass given है, तो moles of CO2 will be equal to mass given by molar mass of CO2 44. Now अगर हम बात करें D ऑप्शन की, तो यहाँ पे भी हमको वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन है, तो मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम गिवन बाई 22.4। तो हियर यू कैन क्लियरली सी दैट हमारे पास जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, अगर हम सॉल्व करें तो जो इसकी वैल्यू आती है 5/22.4 दैट इज 0.22। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है 0.25, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आती है 0.312, और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.66। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ रहे हैं वो हैं मोल्स ऑफ H2 के। तो जिसके मोल्स ज्यादा होंगे हम उसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट मॉलिक्यूल्स। सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाइज द टोटल नंबर ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब भी हम पढ़ते हैं सबसे पहली बात हम यही पढ़ते हैं, दैट मींस जो हमारा एटॉमिक नंबर Z होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ कमिंग टू 52, बोला है CH bond and CC bond in ethane are formed by which of the following types of overlap? So इथेन, सबसे पहले हम इथेन की बात करें तो इथेन है C2H6। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो हमारे पास क्या निकल के आता है, CC, दिस वन, H H H, यहाँ पे 6H होंगे हमारे पास टोटल C2H6 में। नाउ पहले तो हमको ये चेक करना है सीसी बॉन्ड। तो अगर आप सीसी बॉन्ड की बात करते हो तो सीसी बॉन्ड में हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और अगर हम इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये भी हमारा sp3 है। तो सीसी बॉन्ड तो हमारा हमको क्लियर हो गया है, सीसी बॉन्ड हमारा बनने वाला है sp3 से। समझ पा रहे हो सब लोग। नाउ कमिंग टू CH बॉन्ड, तो CH बॉन्ड में ये तो आपको पता है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ s ऑर्बिटल होता है। तो जो CH बॉन्ड बनने वाला है वो sp3s से बनने वाला है, और CC बॉन्ड जो बनने वाला है वो sp3 से बनने वाला है। तो आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें बोला है CH बॉन्ड जो बना है वो किससे बना है, sp3s ऑर्बिटल से, एंड CC बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp3 आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो कमिंग टू नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, दैट इज 53 एंड 54। क्या बोला है, इन 53 बोल रहा है हमको कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमको गिवन क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमको बोला है वेवलेंथ, चलो ठीक है, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 250 नैनोमीटर्स। ठीक है, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 250 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। हमको निकालना क्या है, एनर्जी निकालनी है, और हम जानते हैं एनर्जी इक्वल टू hc/λ। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट करोगे आपको आंसर मिल ही जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हम h की वैल्यू पुट करें 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, दैट इज द वैल्यू ऑफ c, डिवाइड बाय लैम्डा इज 250 इंटू 10⁻⁹। इन सभी को जब आप सॉल्व करोगे वी विल गेट समथिंग 7.95 इंटू 10⁻⁹ जूल। आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करोगे यू विल गेट नियरली 7.95 इंटू 10⁻⁹ जूल, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ कमिंग टू 54 रहा, फिर से वही सेम टाइप का क्वेश्चन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी हुई हैं, इनके बारे में हमको चेक करना है। आप जानते हो, चलो हमको देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। O2- दिया हुआ है, F- दिया हुआ है, Na+ दिया हुआ है, और Al3+ दिया हुआ है। बहुत सिंपल सी बात है, हम सभी जानते हैं इसमें।
तो अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 11 होता है और इसका 13 होता है। तो अगर हम आयोनिक रेडियस की बात करेंगे, यहाँ पे रेडियस के ऑर्डर की बात करेंगे, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, दैट मींस O2, देन F माइनस, देन Na+, देन Al3+3। ठीक है, नाउ चेक करते हैं, हम एक एक करके सबको चेक करते हैं। बोला एन इंक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू F माइनस एंड देन डिक्रीज फ्रॉम Na+ टू Na3+। तो यहाँ O2 माइनस से F माइनस इंक्रीज तो नहीं हुआ है, तो गलत है। क्या बोला है? डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू F माइनस, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? इंक्रीज फ्रॉम Na+ टू Al3+, ये भी गलत है क्योंकि Na+ से Al3+ इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। A significant increase from O2 minus to Al3+, that is also incorrect. Significant decrease from O2 minus to Al3+, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप देख सकते हो O2 माइनस से Al3+ जाने में सिग्निफिकेंट डिक्रीज ही देखने को मिल रहा है, दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टू क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोला है ऑप्शन ए में द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, तो क्या बोल रहा है हमको? पहले तो दिया है फर्स्ट और सेकंड अपोजिट स्पिन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन, 2p में क्या दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना। px और py में तो आपको ऊपर की तरफ स्पिन दिखाया हुआ है और pz में आपको नीचे की तरफ स्पिन दिखाया हुआ है। तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ऐसा नहीं हो सकता। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलती है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन आप पहले टाइम पे फिल कर रहे हो उन सबकी जो स्पिन होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिलेगी। तो ये तो आपका हुंड्स रूल को वायलेट कर रहा है, दैट मींस ये करेक्ट नहीं है और यही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, यही पूछा था, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले ऑप्शन में हमको देखने को मिल गया। आप बाकी के ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, आसानी से आपको ये सारे ऑप्शन सही मिलेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्या बोल रहा है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। चलो आओ बात करते हैं, हमको जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मोलेलिटी दिया हुआ है 1। 1 मोलर का मतलब क्या है? मोलेलिटी, और मोलेलिटी आपको पता होगा इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट present in present in 1 kg of solvent, और here it is talking about the aqueous solution, that means solvent यहाँ पे जो है हमारा वाटर है। नाउ अब देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए हम क्या करने वाले हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट मींस सॉल्वेंट जो है वो तो हमारा वाटर ही है। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 1 आपको दिखाई दिया है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने होने वाले हैं? तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ वाटर 1000 केजी, मतलब सॉरी 1 केजी मतलब 1000 ग्राम्स, और उसका मोलर मास होता है 80। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1000 बाई 18 इज 55.55। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है निकल के, उसकी वैल्यू आ रही है 0.018। so mole fraction of this solute is 0.018, that means option B is the करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस आपको समझना क्या था कि आपको पता होना चाहिए कि मोलैलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बाकी आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, तो आई होप आप लोग अभी तक यहां तक पहुंच चुके होंगे, इसका मतलब आपने सीरियसली एग्जाम दिया है और काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और जो भी गलतियां हुई आप उनको देख लो, नेक्स्ट एग्जाम में आपको वो गलती नहीं करनी है। एग्जाम कराने का यही मतलब होता है कि जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओ उससे पहले आप कई सारे एग्जाम दे चुके होंगे, आपको पूरा पैटर्न पता है, आपको पता है आपको कौन सा पार्ट कब अटेम्प्ट करना है, आपको पता है किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। तो मेन मॉक टेस्ट का यही मतलब रहता है कि आप यही सीखो कि कुछ क्वेश्चन को टाइम देना है, किसको नहीं देना है। क्लियर है? तो जब आप ये सब सीख जाओगे तो आप अपने आप ही नीट में अच्छा स्कोर करना स्टार्ट कर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 57 58 की तरफ। क्या बोल रहा है 57 में? एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स आर यूजुअली फ्रैक्शनल बिकॉज, तो यहाँ पे बात बोल रहा है
कि एटॉमिक मास जो होते हैं वो कई बार फ्रैक्शनल निकल के आता है। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकलने का मतलब है कि आपने एवरेज एटॉमिक मास निकाला है। और एवरेज कैसे? कई बार एलिमेंट्स एक से ज्यादा आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 1h1, 1h2, 1h3, तो अलग अलग आइसोटोप्स होने की वजह से उनका अलग अलग मास होता है, और अगर आप एवरेज निकालोगे तो हो सकता है वो फ्रैक्शन में आ जाए। तो देखते हैं क्या क्या बोला है। ऑप्शन ए बोला है कि बिकॉज एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ इम्प्योरिटी। अरे इससे क्या मतलब है? उसके बाद क्या बोला है? दीज आर दी मिक्सर ऑफ एलोट्रोप्स। नो, एलोट्रोप्स में ऐसा कोई भी बात नहीं है। आइसोबार्स, नो। दीज आर दी मिक्सर ऑफ आइसोटोप्स। अभी मैंने बताया जब आइसोटोपिक मिक्सर होता है तभी आपको एवरेज मोलर मास निकालना होता है, और हो सकता है वो आपका फ्रैक्शन में भी आ जाए। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू दी 58 फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस लिखा है मतलब आइडियल गैस इक्वेशन लगने वाली है। चलो देखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, दैट मींस वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर दे दिया है। इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। चलो आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी। हमको मोल्स निकालने हैं 1 लीटर में। चलो ठीक है, तो पीवी इक्वल्स, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो वॉल्यूम तो दिया है वो 1 दिया है, इक्वल टू एन आर टी। इसको सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू आएगा p बाई आर टी। p बाई आर टी। सो दिस इज द आंसर, बिकॉज हमको मोल्स ही निकालने थे जब वॉल्यूम 1 लीटर हो। तो आंसर इज p बाई आर टी, ऑप्शन नंबर सी। तो 58 का भी आंसर हो गया हमारे पास सी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ कमिंग टू 59, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, A mole always contains 6.022 into 10 to power 23 entities। ये तो करेक्ट है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। Coming to the second, 12 ग्राम of carbon C12 isotope contains 1 carbon atom, 1 mole carbon atom। हाँ, this is the correct definition because in 12 gram we know 12 gram carbon atom means 1 mole carbon atom, और 1 mole carbon atom मतलब वही आपको लिखा हुआ है, that is also correct। 1 mu is the mass of 1 mole of hydrogen atom। No, 1 mole of hydrogen atom ka mass is 1 gram, not 1 AMU। That means this is the incorrect one। That means this will be the answer। I hope आपको समझ में आया है। Coming to next two questions, 60 and 61। अगर हम 60 and 61 की बात करें, a gas such as carbon monoxide would be most likely to obey the ideal gas law। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी रियल गैस हो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है? जब टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो। दैट मींस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये आपको जब भी रियल गैस इक्वेशन या रियल गैस के बारे में बताया जाता है तो ये जरूर बताया जाता है कि रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है, प्रोवाइडेड if we maintain high temperature and low pressure conditions। So this is the answer, option number D। Coming to 61, the ratio of radius of fourth orbit of hydrogen and third orbit of Li2 plus। तो सबसे पहले अगर हम रेडियस की बात करें, Rn इक्वल टू 0.529 into n square by z। दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ m स्क्वायर। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, जब फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा है इसका मतलब n की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू तो 1 ही है। तो उस टाइम पे जो हमारी रेडियस निकल के आएगी, इसको अगर हम r4 ले लें तो हमारे पास क्या निकल के आएगी? 0.529 इंटू 4 स्क्वायर बाई 1। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्या बोला है हमको? थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं तो n की वैल्यू तो 3 हो जाएगी और z की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हमारे पास R3 की वैल्यू निकल के आएगी 0.529 इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर बाई 3। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो, दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट R4 बाई R3। सो इट विल बी 0.529 से कैंसिल होगा, 16 बाई 3। दैट मीन्स 61 का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमको दोनों अलग अलग रेडियस निकालनी थी और उनका एक सिंपल सा रेशियो कैलकुलेट करना था। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, R4 by R3 इक्वल टू 16 by 3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Coming to next two questions,
the shape of orbital with the value of L equal to 1 and M equal to 1. So if we talk about L equal to 1, that means it is very simple, that means it is P subcell, because if L is 0, S subcell, L is 1, then P subcell and so on. तो P सबसेल के लिए अगर हम शेप की बात करते हैं तो इट इज नथिंग एल्स डम्बल शेप, सो इट इज डम्बल शेप, दैट मींस ऑप्शन A is the correct answer. Now in 63 it is saying that H2 plus Cl2 gives 2HCl, delta H is equal to minus 44 kilocalorie. We have to calculate the heat of formation. So we know that heat of formation, that is delta HF, that is defined for 1 mole H of compound, 1 mole of compound formation. ध्यान देना कि 1 mole of compound formation में कितना heat change हो रहा है, that is called the enthalpy of formation. And here you can clearly see that 2 moles are forming, and when 2 moles are forming, energy released is 44 kilocalorie. That means if 1 mole will be formed, then energy will be half of this, that means 22 kilocalorie per mole. So our answer will be 63 की अगर हम बात करें तो D, that is delta H of formation will be minus 22 kilocalorie per mole, because 1 mole के formation पे 22 kilocalorie energy release होगी, so sign will be minus 22. Coming to next question 64, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 10 gram of hydrogen and 64 gram of oxygen allowed to react in a steel vessel, amount of water produced. बहुत ही सिंपल सा लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, चेक करते हैं. तो बोला है H2 एंड O2 की रिएक्ट करा के हमको वाटर बना दिया है, कोई बात नहीं, चलो इसको अगर हम बैलेंस करें तो इट विल बी 2H2 एंड 2H2. नाउ गिवन क्या क्या है हम बात करते हैं. सबसे पहले हमको 10 ग्राम H2 दिया हुआ है और 64 ग्राम O2 दिया हुआ है, ये तो हमको मास दिया हुआ है. अगर हम इसको मोल्स में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं मास बाय मोलर मास, तो 10/2 5 मोल्स एंड 64/32 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस 2 मोल्स. सो सबसे पहले हमको ये तो मिल गया, अब हमको अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है. तो हमको पता है इफ वी आर गिवन विथ the moles of more than one reactant, we have to apply the concept of limiting reagent. For that, what we will do, moles of H2 will be divided by its stoichiometric coefficient and moles of O2 will be divided by its stoichiometric coefficient. So we know that this is smaller, that means O2 is limiting reagent. O2 is limiting reagent. तो जब O2 limiting reagent होगा, so what will happen, its 2 mole जो होंगे वो यहां से चले जाएंगे और we will get 4 mole water, because as per stoichiometry 1 mole O2 will give 2 mole water and 2 mole O2 will give 4 moles water. That means 64 option is correct. Option is option number D, 4 mole of water will be produced. So coming to next two questions, again बहुत ही simple सा question है, based on the first law, that is Boyle's law. क्या बात बोल रहा है 65 में, क्या बोला, ध्यान से समझना. बोला है how much should be the pressure we increased in order to decrease the volume of gas by 5% at constant temperature. ठीक है, चलो हम बात करते हैं, हमको जो वॉल्यूम है वो 5% डिक्रीज करना है. अगर हम बात करें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर हम बॉयल्स लॉ लगाएं तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, प्रोवाइडेड अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2. नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा V1 है उसको अगर हम V लेते हैं तो जो हमारा V2 हो जाएगा वो 5% डिक्रीज हमको करना है. 5% डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इट विल बी 0.95 मिलीलीटर. नाउ so let's start. P1 into V will be equal to P2 into 0.95 0.95 V. तो V से V कैंसिल हो जाएगा, यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी P2 प्रेशर इक्वल टू दैट इज P1 by 0.95. so this is the final pressure. अगर हम बात करें डिक्रीज इन प्रेशर की, डिक्रीज इन प्रेशर की बात करें तो पहले हमारे पास था P1, अब हो गया है P1 by 0.95. तो
तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0526p1। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 5.26%. So what we have to do, we have to increase pressure by 5.26%. Okay, now coming to the question number 66, d2 sp3 hybridization of the atomic orbital will give. So in VSEPR थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, चाहे वो sp3d2 हो या d2 sp3 हो, हमेशा हमको 6 बॉन्ड्स के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है। सो ऑप्शन विल बी डी। कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला है? द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS of 1 mole of monoatomic gas having molar mass m and average kinetic energy ES. So हम सभी यहाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा VRMS होता है या URMS होता है, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3RT/m. दिस इज द फॉर्मूला। नाउ अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आती है वो आती है 3/2 nRT। और अगर नंबर ऑफ मोल्स को मैं 1 ले लूं तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी हो जाती है दैट इज नथिंग एल्स 3/2 RT। नाउ अगर मैं इस नंबर में यहाँ पे क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो इट विल बी व्हाट विल बी, इट विल बी 2 into 3/3 RT/2। so it will be nothing else 2E, that is kinetic energy by m. So VRMS जो हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट 2E/m. That means option C is the correct answer. Okay, now coming to next 68, क्या बोला है? Which statement is false for the balanced equation given below? Here we have given with one equation. Which statement is false? Let's start. Coming to 68 में first option, 1 mole of CS2 will produce 1 mole of CO2. 1 mole of CS2 will produce 1 mole of CO2. That is also correct because here only 1 mole, here only 1 mole. That means 1 mole of CO2 will produce 1 mole of CS2 will produce 1 mole of CO2. बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट कमिंग टू सेकेंड ऑप्शन, रिएक्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 7.33 ग्राम ऑफ CO2. ओके, अगर हम 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की बात करें दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं हाफ मोल की। तो हम जानते हैं जब हाफ मोल हम बनाए, हम जानते हैं जब 3 मोल CO2 की बात करते हैं तो 1 मोल CO2 मिलता है। तो अगर हम 1 मोल O2 की बात करेंगे तो 1/3, और हम हाफ की बात कर रहे हैं तो हमको मिलेगा कितना? 1/6 मोल CO2। और अगर हम मास की बात करें तो 1/6 इंटू 44 ग्राम। तो आप जब उसको डिवाइड करोगे वी विल गेट 7.33 ग्राम। दैट मीन दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये इनकरेक्ट नहीं है, हमको इनकरेक्ट चेक करना है, फॉल्स चेक करना है। नाउ क्या बोला है? The reaction of 1 mole of O2 will produce 2/3 mole of SO2. हाँ करेक्ट है, इसको आप नीचे ले जाओगे तो 1 mole of O2 will give 2/3 mole of SO2, ये भी करेक्ट है। अब क्या बोला है? 6 molecules of oxygen required 3 molecules of CS2. नो, ये गलत है बिकॉज 6 मोल के ऑक्सीजन के लिए हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 चाहिए। दैट मींस दिस इज इनकरेक्ट। दैट मींस यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। Now coming to 69, बोला which of the following oxide is amphoteric in nature? एंड हम सभी जानते हैं जो हमारा SnO2 होता है वो ही एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। अगर हम बात करें यहाँ पे CaO की तो ये तो हमारा बेसिक होता है। अगर हम CO2 की बात करें तो ये हमारा एसिडिक होता है। अगर हम SiO2 की बात करें तो ये भी एसिडिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब जो हमारा एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता है उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। SnO2 हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको पूरा क्लियर हो चुके होंगे। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट? तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा? वी ऑल नो दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू होता है n इंटू n+2। n का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम Mn2+ की बात करते हैं तो इट इज 3d5। अगर हम Fe2+ की बात करते हैं तो इट इज 3d6। अगर हम
Ti2+ की बात करते हैं तो इट इज 3d2। अगर हम Cr2+ की बात करते हैं तो इट इज 3d4। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू जो आ रही है वो 5 निकल के आ रही है, यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू 4 निकल के आ रही है, बिकॉज 3d6 दैट मींस ओनली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, and in this case n is equal to 2 or in this case n equal to 4। that means सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3d5Mn2+ के पास, so it will also have the maximum magnetic moment। now coming to 71, that is very important question, that is lanthanide contraction is observed in। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसमें ऑब्जर्व होता है ये पूछा है उसने, ये नहीं पूछा है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, आफ्टर लेंथेनम डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हम देखते हैं, आफ्टर लेंथेनम all the elements in D block suffers a decrease in size due to poor shielding effect of F electrons। इसी डिक्रीज इन साइज को, इसी कॉन्ट्रैक्शन को हमने नाम दिया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये होता है एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, बट होता किसमें है, किसमें ऑब्जर्व होता है अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक में। दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट इज ड्यू टू दी पुअर शील्डिंग इफेक्ट और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। Coming to next two questions, in 72 it is saying that an electron drops from higher energy level to ground state, and we know that जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी से n1 इक्वल टू 1 पे आता है इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, और लाइमन सीरीज लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, और यही पूछा है दिस रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ, दैट मींस आंसर अल्ट्रा वायलेट रीजन, दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर से सेल नंबर 1 में आता है उस सीरीज को हम नाम देते थे लाइमन सीरीज, और उसकी जितनी भी वेवलेंथ थी दे ऑल लाई इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, यूवी रीजन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the correct order of electronegativities of N, O, F and P। तो अगर हम इन सबको अरेंज करें तो आप सब जानते हो यहाँ पे क्या होने वाला है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड इसके नीचे आ रहा है फॉस्फोरस। तो हम सभी जानते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस। बिकॉज लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो उसको अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास ये ऑप्शन आने वाला है FONP, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू अनदर टू क्वेश्चन 74, क्या बोला है, दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ हेलोजन। तो बहुत ही सिंपल है, if we move top to bottom number of cells increases, that means radius increases, top to bottom in a group। what happens, number of cells increases, that means atomic radius also increase। तो सबसे स्मॉलर रेडियस होगा फ्लोरीन का, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ कमिंग टू 75, बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो वी हैव टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। in A option it is saying that the ideal gas equation is not valid at high pressure and low temperature। no, क्या बोलना है हमको, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट चेक करना है। तो हम सभी जानते हैं जब बहुत ही हाई प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है, एट दैट कंडीशंस आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड नहीं होती है। सो इन दैट केसेस दैट मींस ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आंसर नहीं होगा बिकॉज हमको फॉल्स सिलेक्ट करना है। The product of pressure and volume of a fixed amount of ideal gas is independent of temperature। ये incorrect है, that means this is the correct answer
बिकॉज हम जानते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली PV is constant according to Boyle's law. So that is the must condition, temperature should be constant, but here it is mentioning that independent of temperature. That's why it is incorrect statement. That means option B is the correct answer. Now coming to 76. A gas does not exist at, answer is absolute zero. That means 0 Kelvin, or we can say minus 273 डिग्री सेल्सियस. सो हमने जब चार्ल्स लॉ देखा था उसमें ग्राफ देखा था 273 डिग्री सेल्सियस पे जीरो वॉल्यूम हो जाता है गैस का. अगर हम गैस जीरो वॉल्यूम ऑफ गैस अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंगली देखें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स लिक्विफिकेशन हो जाता है गैस का. मतलब उस टेम्परेचर पे गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, गैस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एग्जिस्ट करती है. दैट मींस आंसर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? दैट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट. इंटेंसिव होने का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट. जो अमाउंट से इंडिपेंडेंट हो उसको इंटेंसिव बोलते हैं. दैट मींस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक वर्ड लगा है, दैट मींस इट इज फॉर सम स्पेसिफिक अमाउंट. सो इट इज वेरी क्लियर, दिस वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. All other are extensive properties. Now in this question number 78 we have to check the molecule which has least bond order. तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, हीलियम 2 के लिए 0 होता है, बिकॉज ये मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आपको पता है अकॉर्डिंग टू MOT अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं He2 का तो बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आता है, बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. इन दिस केस बॉन्ड ऑर्डर इज 2, इन दिस केस बॉन्ड ऑर्डर इज 1. दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Now in this question number 79 it is saying that the ratio of rates of diffusion of HCl and NH3 gases. So according to Graham's law of diffusion we know that rate of diffusion of HCl divided by rate of diffusion of ammonia will be equal to under root of molar mass of ammonia divided by molar mass of HCl, because rate is inversely proportional to the molar mass. Now ammonia molar mass is 17 and HCl molar mass is 36.5. On solving this, we are getting 1 by 1.46. That means option is A, 1 is to 1.1, 1.46. बहुत ही simple सा answer है. That is based on the Graham's law of diffusion, that rate of diffusion is inversely proportional to molar mass. Coming to next सिंपल सा क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है. बहुत ही सिंपल सा. हमको यहाँ पे क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टू स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल. तो अगर हम बात करें इसमें तो आपको मैं यहाँ पे सिर्फ करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, डी की, बिकॉज SiO4 एंड SF4 आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल. बिकॉज आप देख सकते हो Si इज सिलिकॉन, सो हियर वी हैव only 4 electrons. That means there will be no lone pair on silicon. That means it is sp3 or its geometry is tetrahedral. But SF4 that is looking like SiF4 is different, because in case of SiF4 if we talk about, here we have one lone pair because sulfur has 6 electron in its last shell or valence shell. So here you can clearly see that its geometry is seesaw, because hybridization is sp3d, and in sp3d if one lone pair is present its geometry is seesaw. So that means here they are not isostructural. That means option D is the correct answer. तो बाकी सारे अगर हम बात करेंगे तो दे ऑल आर आइसोस्ट्रक्चरल. यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड चेक द ज्योमेट्री. कमिंग टू नेक्स्ट टू क्वेश्चंस 81 एंड 82. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. एट व्हाट टेम्परेचर एवरेज स्पीड ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स हैव सेम वैल्यू एज G2 एट 300 केल्विन.
So if we talk about the average speed, so u average is equal to under root 8 RT by pi m. So if we talk about the u average of CH4, it will be equal to under root 8 RT by pi into m is 16. And if we talk about the u average of D2, it will be equal to under root 8 RT by pi, और मोलर मास ऑफ डी हम सभी जानते हैं दैट इज 4. So what we are getting here, we are getting RT by pi into 2, and in this case we are getting 2 RT by pi. So we have to calculate this temperature. At that temperature these two velocities are same, that means under root RT by 2 pi will be equal to under root 2 RT by pi. On squaring both, we are getting RT by 2 pi equal to 2 RT by pi. What will happen? We are cancelling this R. Okay, so अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो what will happen? Let's change this temperature as T1, T2 and T1, T2. Okay, okay, हाँ, T1, T2. Now pi to pi cancel. Here we are getting T1 equal to 2 T2. So T2 जो है that is for ड्यूटेरियम. D2 के लिए T2 हम ले रहे हैं, और उसने बोला था D2 के लिए जो टेम्परेचर था वो 300 था. दैट मींस T2 is 300. It's 2 into 2 T2, that means 4 into 300. Answer is 1200 Kelvin. So at 1200 Kelvin, these two velocities will be equal. So I hope you got the correct answer. Answer is option number A. Now coming to 82, that is very simple सा क्वेश्चन. आपको ये हर बार बताया जाता है कि जो CO प्लस होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर इज 3.5 एंड इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, यू विल गेट CO प्लस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में बॉन्ड ऑर्डर इज 3.5, इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है और इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. Now coming to 83, which one of the following has no unpaired electron? तो ये सब भी हम जानते हैं जब हम लोग इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं. सो हमको पता चलता है कि O2 2 माइनस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बिकॉज O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से जो O2 होता है हमारा दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. बट इसमें अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करें बाय मेकिंग इट O2 2 माइनस, दो इलेक्ट्रॉन जाके उन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देते हैं और वो बन जाता है डायामैग्नेटिक इन नेचर. Now coming to 84, which of the following has a net dipole moment? So if we are talking about BF3, it is like this geometry, and we know that this is a symmetrical geometry. All three dipole moment will be cancelled out by each other. That means net dipole moment here is 0. CCl4 is also same because it is also tetrahedral symmetrical geometry. All dipole moment will be cancelled out. Mu net will be equal to 0. If we talk about CO2, so here also all these two dipole moments will be cancelled out. Mu net will be equal to 0. Now coming to the NS3, and we know that NS3 is pyramidal in shape like that, and one lone pair. So if we talk about the dipole moment, so what will happen? One vector will be towards this, another one will be towards nitrogen, another one will also be towards nitrogen. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहे बल्कि सारे ऐड हो जाएंगे, और म्यूट नेट जो निकल के आएगा दैट विल नॉट इक्वल टू 0. दैट मींस इसके पास एक नेट डाइपोल मोमेंट होने वाला है. आंसर डी इज द करेक्ट आंसर. NH3 में देयर विल बी सम नेट डाइपोल मोमेंट.
So coming to next question, बहुत ही simple सा question है, that is based on the van der Waals equation for real gas, that we all know that van der Waals equation is P plus a n square by V square into V minus NB equal to nRT. This is our van der Waals equation for real gas. So in this question it is saying that the correction term for the attractive forces present in a real gas. So attractive forces related to the pressure. So correction term is here P plus an square by B square. That means option is B. So for 85, option B is the correct. The correction term is an square by B square. So now coming to 86, very important और बहुत ही अच्छा question है. The ionization energy of helium plus is given, and we have to calculate the energy of first stationary state of Li2 plus. So if we talk about the IE of helium plus, that will be equal to IE of hydrogen atom into Z square. Okay. So IE of helium plus is given 19.6 into 10 to power minus 8 will be equal to IE of H atom into Z square is helium के लिए 2 का square. So here we are getting the IE of H atom as 19.6 into 10 to power minus 8 divided by 4. On solving this, we are getting IE of hydrogen atom as 4.9 into 10 to power 10 to power 18 or 8. It's I think it's 10 to power minus 18. Okay, so just correct it. Minus 18 joule. Now we have to calculate the energy of first stationary state of lithium plus 2. So IE of lithium 2 plus will be equal to, what will be the IE? IE of H atom into Z square, that means 3 ka square, and IE of H atom is 4.9 into 10 to power minus 18 into 9. On solving this, we are getting 44.1 into 10 to the power minus 17 joules. Sorry, it's 4 into 9, it will be 10 to power minus 18 joule. On solving this, we are getting 4.41 into 10 to the power minus 17 joule. So this is the IE, but we are talking about the energy. So energy will be the negative of IE. So we are getting minus 4.41 into 10 to power minus 17 joule. So in this question, we have to correct this as 10 to the power minus 18 joules. Okay. So now coming to next question, question number 87. Which of the following compound of xenon has pyramidal geometry? So for pyramidal geometry, hybridization should be sp3 with one lone pair. So let's check. So I think option C is the correct answer, because in XeO3, because there are 8 electrons in its octet, so 2 is shared by this oxygen and another 2 will be this one and another 2 will be for this one. Only 2 left as lone pair. So here you can clearly see that 1 2 3 sigma bond plus 1 lone pair, that means sp3, and geometry is pyramidal. Now coming to next question, which of the following is an inert gas? Very simple question. We all know that H2, O2, F2 are not inert, only argon is the inert gas. Very simple question. बहुत ही easy question था ये. Now coming to our next last two questions of this paper. I think आपको अभी तक पूरा clear समझ में आया होगा, सारे questions आप attempt कर पा रहे होंगे. Coming to 89. In this reaction, 2A plus 3B plus 4C plus 5D gives product. The limiting reagent is. So we cannot determine the limiting reagent without knowing the number of moles of each reactant. That means we cannot determine. So option D is the
करेक्ट आंसर बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स गिवन। जैसा नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो सकते हैं, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है। Now coming to question number 90, for the reversible reaction at equilibrium, here reaction is given at equilibrium. Which one of the following statement is correct? We all know that at equilibrium delta G equal to 0, not delta G not equal to 0, it's delta G equal to 0. हमने thermodynamics में already पढ़ा है. Change in Gibbs free energy will become equal to 0 for a equilibrium reaction. That means option D is the correct answer. सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन कंप्लीटली समझ में आया होगा और आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस आंसर्स भी चेक कर लिए होंगे। बहुत लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया होगा और जिसने नहीं किया है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे मौके आएंगे। बस आपको जो गलतियां हुई हैं उसको रिपीट नहीं करना है, आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे आगे। तो आई थिंक आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट में बता सकता है। तो फिर हम लोग कभी मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के डिस्कशन के साथ या किसी और लेक्चर सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।